कि विनेश जी को गोल्ड मिलना चाहिए। हमने आए हुए को लिख के भी भेजा है, मेरे फादर साहब चौधरी अभय सिंह जी ने आए हुए को लिख के भेजा है। यहाँ तक कि पहली बार देश की टीम जब चार्टर्ड फ्लाइट में गई थी तो वो चौधरी अभय सिंह जी की बदौलत थी, जब वो शेफ डी मिशन थे एशियन गेम्स के 2008 में। इंडस्ट्रीज़ को उठा करके यहाँ से गुजरात लेके जाना, आपका बॉम्बे एक समय में डायमंड का हब होता था, उसको उठा करके सूरत लेके जाना। और आज ये बात करते हैं भाई पंजाब के पास पानी नहीं है। पंजाब का पानी है ही नहीं। अग्रीमेंट शेयरिंग पर हुई थी, पंजाब के पानी के लेकर नहीं। अग्रीमेंट हुई थी सतलुज के पानी की शेयरिंग की। सतलुज पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं है। आज हमारे साथ हैं इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं कि पेरिस में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो चूक माना जाए या षड्यंत्र। देखिए जी, जो भी पेरिस में हुआ उस दिन मेरे को लगता है सारा देश ही देख रहा था। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि हमारी आस्था ये थी कि विनेश जी जब रिंग के अंदर उतरेंगे तो 100% भारत को गोल्ड ही मिलेगा। लेकिन वेइंग के अंदर जो हुआ, क्या कारण था क्या नहीं, भाई वो षड्यंत्र था या नहीं, इस पे तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरी नॉलेज से बाहर है। लेकिन हाँ, हमारा ये मानना है कि विनेश जी को गोल्ड मिलना चाहिए। हमने आए हुए को लिख के भी भेजा है, मेरे फादर साहब चौधरी अभय सिंह जी ने आए हुए को लिख के भेजा है। और ये हमारा मानना है कि भी वो गोल्ड डिज़र्व करते थे। अगर उनका वेट 100 ग्राम कम भी होता और वो क्वालिफाई करते तो 100% उन्होंने जीतना था। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अगर उनको सिल्वर मिलता है तो सिल्वर की फैसिलिटी हरियाणा गवर्नमेंट उनको देगी। अभय सिंह जी ने भी इस बात की मांग की कि अगर वो दंगल में उतरती तो गोल्डन जरूर लेती। कम से कम सरकार को तो उसको गोल्डन फैसिलिटी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भी हमें पूरा विश्वास है कि वो जीत करके आते, और हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है। और उन्होंने, विनेश जी ने पहले भी गेम्स के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वर्ल्ड कप में भी, हर टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने इस देश का नाम बड़ा गर्व से आगे बढ़ाने का काम करा है। सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का नाम, महिलाओं का नाम उन्होंने गर्व से आगे बढ़ाने का काम करा है। तो मेरा ये मानना है कि भी उनको जो गोल्ड का दर्जा है और कोई दे ना दे, कम से कम हमारी सरकार को तो देना चाहिए। अर्जुन जी, आपके पिताजी खेल रत्न का अवार्ड मिल चुका है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रधान रहे हैं, आप खुद एक खिलाड़ी हैं। उस नाते क्या कहेंगे कि हताशा में आकर उसने ये फैसला लिया कि मैं कुश्ती छोड़ूंगी, आगे कॉमनवेल्थ भी आना है, एशियाड भी आने हैं, तो आपका एक हरियाणा वासी होने के नाते उनको क्या सुझाव है? देखिए जी, मेरा तो ये मानना है कि जो एक खिलाड़ी रहा हुआ है वो कभी भी अपने खेल से दूर नहीं जाता। और मेरा ये मानना है कि विनेश जी भले ही चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन से कोई रिटायरमेंट लेने की बात करें, लेकिन वो कुश्ती से कभी दूर नहीं जाएंगे। हम तो ये चाहेंगे कि वो अपनी तरह सैकड़ों और लड़कियों को प्रेरित करें कि भी आगे बढ़े। उन्होंने ना केवल खेल के अंदर, सोशल जस्टिस के अंदर भी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करा है, जिससे पूरे भारत देश की लड़कियों की, महिलाओं की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। हम तो ये कहेंगे इसी तरह से हमें आगे प्रेरित करते रहें। मनु भाकर, सर्बजोत, नीरज चोपड़ा, इन सब लोगों ने हरियाणा का नाम बढ़ाया। हरियाणा की एक बड़ी खासियत आपको बताऊं जी, जितने पूरे देश की टैली होती है उसमें से सबसे बड़ी टैली सिर्फ हरियाणा की टैली एक तरफ और बाकी पूरे देश की टैली एक तरफ। इतना बराबर का हमारे खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्मेंस लेके आते हैं। और उससे भी बड़ी आपको अचंभित बात लगेगी, पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें अगर आप सिर्फ हरियाणा की टैली जोड़ते तो भी 7th रैंक आती। तो मैं तो ये कहता हूँ बड़े गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि हमारे प्रदेश का खिलाड़ी आज इतना आगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बतानी चाहूँगा, ये गर्व हमें इसलिए भी है क्योंकि ये जो नीतियाँ इस प्रदेश के अंदर बनी, जिनसे हमारे प्रदेश का खिलाड़ी इतना मजबूत हुआ, ये चौधरी अभय सिंह जी की खुद की लाई हुई है। उनको जब खेल रत्न कहा जाता है, कोई ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब 2000 से 2005 के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने खेल नीति बनाने का काम करा था। उस समय उन्होंने खिलाड़ियों को जो अवार्ड जीत के आते थे, जो मेडल जीत के आते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, उनको मेडल्स देने का, उनको क्या नाम है आपका, कैश रिवॉर्ड्स देने का काम करा था। वो सबसे पहले चौधरी अभय सिंह जी ने शुरू करा। हरियाणा के अंदर गांव लेवल पर जो खेल नर्सरियां बनाएगी वो चौधरी अभय सिंह जी के द्वारा बनाएगी। तो पूरे प्रदेश, और उसके बाद भी जब चौधरी अभय सिंह जी इस देश के खेल का नाम आगे बढ़ाने के लिए गए, जब उन्होंने एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को संभाला,
तो आप एक चीज़ देखिए, वो क्या दौर था जब चौधरी अभय सिंह जी उसके जब प्रेसिडेंट होते थे, तो कितने बॉक्सर्स ऐसे निकले हैं इस देश के जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया। चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा खिलाड़ियों को पूर्ण रूप से खुल करके उनकी मदद करने का काम करा है। यहाँ तक कि पहली बार देश की टीम जब चार्टर्ड फ्लाइट में गई थी तो वो चौधरी अभय सिंह जी की बदौलत थी, जब वो शेफ डी मिशन थे एशियन गेम्स के 2008 में चाइना में। तो इस प्रकार से जी हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि आज हमारे प्रदेश का और देश का खिलाड़ी बढ़ रहा है, और गर्व हमें इस बात का भी है कि उनके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारा भी एक बड़ा योगदान रहा है। अर्जुन जी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा के लिए बजट केवल 75 करोड़ है, जबकि आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है और गुजरात को हज़ारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? हरियाणा से कहीं ना कहीं बजट के मामले में भेदभाव नहीं है? देखिए, भेदभाव आज थोड़ी करा है इन्होंने। आप पिछले 10 साल के सारे बजट उठा के देखिए, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी हो सके हमेशा और प्रदेशों के साथ भेदभाव करा है, हरियाणा के साथ खास कर करा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये बात मैं बहुत खुल करके हर मंच पे मैं ये बोलने का काम करता हूँ। आज हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी जो है वो 38% पर है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सेंटर के आंकड़े हैं। और वही आंकड़े हमें ये भी बताते हैं कि गुजरात में बेरोज़गारी केवल 2% है। वो कारण क्या है? इंडस्ट्रीज़ को उठा करके यहाँ से गुजरात लेके जाना। आपका बॉम्बे एक समय में डायमंड का हब होता था, उसको उठा करके सूरत लेके जाना। बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े प्रोजेक्टों को और प्रदेशों के अंदर जो लगने थे उनको वहाँ से गुजरात लेके जाना। ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये अपने साथियों का फ़ायदा कराना चाहते हैं। ये दिखाता है नरेंद्र मोदी जी का जो इनका ये बीजेपी वालों का जो ये मॉडल है, गुजरात मॉडल, ये मॉडल का मतलब ये नहीं है कि गुजरात जैसा हम डेवलपमेंट सब जगह करेंगे। इनका मॉडल तो ये है कि भी सारा डेवलपमेंट ही गुजरात में करें, और इसका बड़ा भारी नुकसान इस चुनाव में भी बीजेपी को उठाना पड़ा। और विधानसभा के चुनाव में आप देखना जी, इतनी इंडस्ट्रीज़ ये लेके गए हैं। और सिर्फ यहाँ की बात ना करूँ, मतलब हरियाणा के अंदर सिर्फ खेल की नहीं, कई इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसी। प्लाईवुड की इंडस्ट्री होगी, स्टील की इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये आज के दिन अपने प्रदेश में लेके जा रहे हैं। इसका खामियाजा इनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदेश के एक IAS अफसर हैं वत्सल वशिष्ठ, जिन पे भ्रष्टाचार के चार्ज भी फ्रेम हो चुके हैं, उन्हें कल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में OSD लगाया गया, आज हटा भी दिया गया। देखिए जी, ये जो चीज़ हुई है, बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो गलती से नाम आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई चीज़ गलती से नहीं होती। भाई सरकार को पता नहीं होगा क्या कि किसी अफसर के ऊपर चार्जेस हैं? भाई सरकार इतनी लाइटली अगर फैसले ले रही है तो ये कोई मजाक है? ये तो प्रदेश को चलाने वाली सरकार है जिसके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ का बजट आता है, करोड़ों लोग रहते हैं सरकार के नीचे, और ऐसे फैसले अगर सरकार ले रही है मजाक में, गलती में, तो फिर क्या कहा जाए सरकार के बारे में? और अगर सरकार को पता था और फिर भी ये फैसला जाए तो भी क्या कहा जाए इस सरकार के बारे में? ये अच्छी तरह से सरकार को पता था। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है। बैकलैश हुआ इस बात का, पब्लिक के अंदर क्रोध आया इस बात का, इस बात को उठाया गया, इसलिए प्रेशर में आके उनको वापस हटाया गया। 12 दिन के अंदर कैबिनेट की लगातार तीसरी बैठक अनाउंस करना, 5 को हुई, 8 को हुई, अब 17 को है, और लगातार इतनी घोषणाएं, इतने एजेंडे। देखिए जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम आज सिरसा में बैठे हैं तो मैं यहीं का ही आपको एक उदाहरण दूंगा। जो जहाँ तक बात घोषणाएं की आती हैं, आज से लगभग 8-9 साल हुए इस बात को, सिरसा में घोषणा हुई थी कि भी एक मेडिकल कॉलेज बने जी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। ये 9 साल भी निकल गए, हमने 2 राष्ट्रपति भी देख लिए, 2 बार इसी मेडिकल कॉलेज के लिए नींव पत्थर भी रखा गया, पर उसके बाद कोई ईंट लगी? घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, करना होता है काम। घोषणाएं तो आप यूँ मान के चलिए हवाई बातें हैं, कागजी बातें हैं। जब तक वो चीज़ आप ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। इस सरकार ने हर साल बजट पास करे हैं तो हर साल पैसे भी रिलीज़ करे होंगे महकमे को, तो जब वो महकमा काम नहीं कर रहा और वो चीज़ ग्राउंड में नहीं बनती, फिर क्या कहे इस बारे में? अगर टेंडर्स निकाले जाते हैं और 6-6 महीने तक ठेकेदार वो टेंडर नहीं बनाते, चाहे वो किसी भी कार्य के हो, तो क्या कहे इस बारे में? भाई हर साल सरकार तो पैसे दे रही है ना, 3 बार टेंडर तो निकल रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, सब कुछ हो रही है। अगर काम ना करा जाए तो इसके बारे में क्या कहें हम? ये साफ दर्शाता है
सरकार किस तरह से आज पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है। इनका ना अपने अफसरों पे कंट्रोल है, ना इनका प्रशासन पे कंट्रोल है, ना इनका शासन पे कंट्रोल है। अर्जुन जी, आपको क्या लगता है, घोषणाएं हो गई, ये कैबिनेट में जितने एजेंडे रखे गए सेशन में पास कराने पड़ेंगे, अभी तक सेशन अनाउंस नहीं किया, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव पास है, सेशन हो पाएगा? देखिए, विधानसभा पास है चुनाव, लेकिन सेशन होगा, सेशन करना पड़ेगा इनको। ये सरकार की हर चीज़ के अंदर मर्जी नहीं चल सकती, सरकार को जनता को जवाब भी देना होता है। सेशन ज़रूर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर ये नहीं करते, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे को लगता है हरियाणा का पूरा विपक्ष इकट्ठा बैठ करके इस सेशन को बुलवाएगा ज़रूर। तो विपक्ष आपकी क्या तैयारी है सेशन को लेके, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे आज के दिन प्रदेश में अनेक है, इलाके इलाके के साथ बदलते हैं। आज सबसे बड़ी एक चीज़ देखिए, मॉनसून का सीज़न है, बारिशें कम हुई है, पहाड़ों में भी बारिश कम हुई है। अभी से पूरे प्रदेश के अंदर पानी की कमी महसूस हो रही है जी। पिछली मॉनसून में ज़्यादा था, इस मॉनसून में कम है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पानी के जो मुद्दे हैं हरियाणा पंजाब के बीच में, इनको हल किया जाए। जी। क्यों नहीं हल किए जा रहे? क्यों इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? आज मुद्दा है करप्शन का इस प्रदेश के अंदर, और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लगातार हमारे प्रदेश के अंदर पेपर लीक, पेपर कैंसिल होते हैं। और आपने तो पिछले 5 साल में कई प्रदेशों के चुनाव देखे होंगे, राजस्थान में भी देखा, गुजरात में भी देखा, यूपी के अंदर भी देखा। इन सभी प्रदेशों में आपने एक चीज़ देखी होगी, इन सभी प्रदेशों के अंदर भी पेपर लीक के मामले उठाए जा रहे हैं। ये एक हमारे हरियाणा की बात नहीं, आज पूरे देश में ये दिक्कत हो रखी है। करप्शन की जहाँ पर बात आती है, जब बच्चों की जॉब्स लगने की बात आती है, तो आज ये सारी दुनिया को पता है कि सरकार के अफसर रंगे हाथ पकड़े गए थे, अटैचियाँ भर भर पैसों के साथ स्टेट सिलेक्शन कमीशन के अंदर। क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? आपको भी नहीं पता होगा क्या कार्रवाई, मेरे को भी नहीं पता, हुई नहीं कुछ, कोई हुई नहीं कार्रवाई। आप एक चीज़ देखिए, ये सरकार, आज हम किस दौर में रह रहे हैं, किस ज़माने में रह रहे हैं कि लोग रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर सरकार कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई ही नहीं करती। और इससे दुखद क्या होगा? ये तो चौधरी अभय सिंह जी हैं जो सेशन के अंदर जब बोलते हैं वो जवाब लेकर के आते हैं जी। वरना ये ऐसी हमने सरकार देखी, ये जवाब देने से हट गई। जब वो इंसान के पास जवाब देने के लिए ना हो ना, तो आप समझ जाओ, कहते हैं ना भी आंखों में देख के पता चल जाता है, भाई कोई नज़रें नीचे करे तो उसका झूठ पकड़ा जाता है जी। वहीं पर इस सरकार का झूठ पकड़ा जाता है। भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर बयान दिया कि हमारे पास संख्या बल कम है, नहीं तो हम राज्यसभा भेजते। तो वो संख्या बल हमने कम करा उनका, उन्होंने ही भगाया था कुलदीप बिश्नोई जी को। इन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बीजेपी की बी टीम बनाने का काम करा है, ये ही परिवार है, यही लोग बैठे हैं। जब आज से 15 साल पहले इस प्रदेश के अंदर एक कमीशन बना था जिसने ये फैसला लेना था कि जो ये 3 कानून है किसान विरोधी कानून, उस समय कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। उस कमीशन को हेड किसने करा था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा था। यही वो पार्टी है, यही वो लोग हैं। जब ये 3 काले कानून जब राज्यसभा में गए थे, इन लोगों ने वॉकआउट करा था बहुमत होने के बावजूद। जब आपकी बहुमत होती है, क्या आप वॉकआउट करने का काम करेंगे या आप डट के खड़े होने का काम करेंगे? अगर विनेश फोगाट जी को आप राज्यसभा भेजना चाहते हैं तो नॉमिनेट तो कीजिए। भाई बोलने से क्या होता है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि भी आप उनकी मदद करना चाहें तो तो आपने बोल दिया, पर नॉमिनेट करने के लिए तो आपको 32 MLA नहीं चाहिए ना, नॉमिनेट करने के लिए तो कम चाहिए। आप करिए तो सही, क्या पता हम भी आपकी मदद करें इसमें। जननायक जनता पार्टी ने भी ये बात बोली है, आप भी आज ये बात बोल रहे हो भी नॉमिनेट करें, हम सारे साथ हैं। भाई तो बात तो वही आ गई ना, जो बात कहेगा जिसके पास बहुमत है वो करेगा नॉमिनेट। मैं तो जेजेपी को भी कहता हूँ, भाई आपके पास भी इतने हैं कि आप नॉमिनेट कर सकते हो, करो। ये लोग सिर्फ बातें करने के लोग हैं, ये कभी करते ही नहीं हैं। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिनका मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना खुद का कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं हराया था आनंद साहब को जब, तो उनको किसने हराया था? पैन की शाही, सबको, सारी दुनिया को पता है। इनकी राजनीति सिर्फ अपने बेटे तक सीमित है, ना उससे आगे इनको कांग्रेस से फ़र्क पड़ता है, ना उससे आगे इनको इस देश से, प्रदेश से कहीं फ़र्क पड़ता है।
अर्जुन जी, चौधरी अभय सिंह ने बयान दिया है यहाँ संख्या बल कम है तो और स्टेट बहुत है जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अगर वो खिलाड़ियों के हितैषी हैं तो वहाँ से भेज दें, या नीरज चोपड़ा को उस टाइम क्यों नहीं भेजा, दीपेंद्र को जब भेजा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, वही मैंने अभी क्या आपको बोला, उनके लिए सिर्फ दीपेंद्र मैटर करता है, अपना पुत्र मैटर करता है। आज कांग्रेस या हरियाणा के लोग नहीं मैटर करते, और ये साफ दिखता है जिस तरह से इन्होंने फैसले लिए हैं, जिस तरह से इन्होंने पहले भी राज चलाया है, जिस तरह से इन्होंने आज अपनी खुद की पार्टी को तोड़ने का काम करा है। किरण चौधरी जी अगर छोड़ के गई है कांग्रेस तो किसने इनकी टिकट कटी? सरेआम आरोप लगाया, सरेआम आरोप लगा है। आज इनकी आपस में नहीं बनती, आज ये आपस में जूतम जूत हो रहे हैं। इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज प्रदेश की जनता को भी इनकी सच्चाई पता है। आप लोगों के आगे बार बार झूठ नहीं बोल सकते, खास करके जब लोगों को आपकी सच्चाई पता हो। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भगवंत मान डबली रैली करके गए, अब रानियां करने जा रहे हैं, SYL पे कुछ नहीं बोला जा रहा। क्या बोलेंगे भाई? खुद सरेआम उन्होंने बोला है भाई हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है देने को। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, मैंने उस समय पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बोला भाई ऑर्डर में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। मैं मान साहब को कहूँगा कि भी पेज पूछ पलट के पढ़ी लो, सच्ची में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मजाक की तरह नहीं लिया जाता। ये तो सरेआम इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का काम करा है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, और सुप्रीम कोर्ट ही इस देश की सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी है जिससे हमें गारंटी मिलती है कि संविधान के अंदर लिखे हुए तरीके से हम सबको बराबर का न्याय मिले। ये बात करते हैं पंजाब के पास एक बूंद पानी नहीं है देने के लिए। ये पानी पंजाब का थोड़ी है, ये पानी मान साहब का थोड़ी है, या आम आदमी पार्टी का थोड़ी है। ये पानी कहाँ से चल के आता है ये देखो तो सही जी। ये सियाचिन से चल के आता है। सियाचिन में आपको पता है हमारा देश का जो फौजी है वो कितनी हाइट पर बैठता है, कितनी हाइट पर उनके कैंप है? 23,000 फुट पर वो पेट्रोलिंग करते हैं पैदल। वहाँ बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपकी उंगली भी बाहर रह जाए ना तो जम के टूट के गिर जाती है। कई बार तो कितनी बार हमें ऐसा सुनने को मिला है, हमारे देश के कितने ऐसे नौजवान फौजी थे जो वहाँ पर ब्लेजर्ड के अंदर उनका कभी पता नहीं चल पाया। ये लोग अपनी दिन रात जान जोखिम में रखते हैं ताकि इस देश के किसान को, इस देश में रहने वाले आदमी को पीने का भी पानी मिले। वो पानी वहाँ से चल के कितने स्टेटों में से निकल के आता है, होते हुए पंजाब से ज़रूर आता है, लेकिन ये पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं है, इस देश की प्रॉपर्टी है। और अक्साई चेन में जो फौजी बैठा है ना, वो केवल पंजाब का फौजी नहीं है, वो पूरे भारत का है। उसमें तमिलनाडु का भी फौजी वहाँ बैठता है, उसका कोई लेना देना तो नहीं हरियाणा पंजाब से, पर वो अपनी जान जोखिम में डालता है ताकि इस देश का नागरिक पानी पी सके। और आज ये बात करते हैं भाई पंजाब के पास पानी नहीं है, पंजाब का पानी है ही नहीं। अग्रीमेंट शेयरिंग पर हुई थी, पंजाब के पानी के लेकर नहीं, अग्रीमेंट हुई थी सतलुज के पानी की शेयरिंग की। सतलुज पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये थे अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि मानसून का सेशन आते ही उनकी पार्टी ऐसे ऐसे कई मुद्दे तैयार करके बैठी है जिस पे सरकार को घेरा जाएगा। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।